हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी, दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और इस स्टोरी में आप लोगों ने एक किसान जिसका नाम झूरी रहता है, उसके दो बैल हीरा और मोती के बारे में पढ़ा और किस तरह से वो अपने स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हैं, कितना उनके जीवन में दुख आता है लेकिन अपना साहस नहीं छोड़ते हैं और संघर्ष रहते हैं, अपने संघर्षरत लगातार रहते हैं अपनी आज़ादी के लिए। ये स्टोरी मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको अपनी नोट्स बुक में कैसे नोट्स बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर तरीके से जैसे पिछली क्लासेस में बनाते रहे होंगे, इंडेक्स बनाएंगे, उसमें लेसन का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप ऊपर लिखेंगे गद्य दो बैलों की, लेसन फर्स्ट अध्याय पहला डालेंगे, दो बैलों की कथा। यहाँ ऐसे कोष्टक में मुंशी प्रेमचंद लिखेंगे। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय डालने के बाद पहली हेडिंग होगी आपकी जन्म। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको मोटी मोटी जानकारी चाहिए नॉलेज के लिए कि क्या वस्तुतः इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म का सन यहाँ डालेंगे। फिर बनारस के लमही गांव में। फिर मृत्यु लिखेंगे सन 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपकी हेडिंग आएगी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में आप जो भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कुछ। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, गोदान, कर्मभूमि, ये सब उनके उपन्यास हैं। उसके बाद उनकी कुछ पत्रिकाएं भी बहुत प्रचलित हैं, जैसे हंस, जागरण, माधुरी, ये उनकी पत्रिकाएं हैं। आप इसमें कुछ कहानियां भी उनकी डाल सकते हैं, जिससे दो बैलों की कथा हो गई, और भी जो भी कहानियां आपको याद हों, जो आपको अच्छी लगती हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। अन्यथा इतना ही लिख दीजिए, वही बहुत है। फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएँ क्या हैं, इसकी आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। फिर ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन, ये उनकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा कथाओं में पर्यावरण का या परिवेश का जहाँ की कथा रहती है उसका बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है इनकी कथाओं में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कथाओं के परिवेश का सजीव चित्रण आदि उनके साहित्य की मुख्य विशेषताएं हैं। फिर आइए भाषा शैली पे। भाषा शैली आप हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे सरल, सजीव एवं मुहावरेदार भाषा। इसके अलावा आप ये भी लिखेंगे अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का कुशलता पूर्वक प्रयोग। मैंने लेसन पढ़ा, आपने देखा होगा बहुत सी भाषाओं का प्रयोग हुआ, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगता कि ये हिंदी के अलावा किसी और भाषा में लिखा हुआ है। तो ये भाषाएं कौन सी थी? अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का कुशलता पूर्वक प्रयोग। ये तो हो गया प्रेमचंद के बारे में। इसके बाद आप अभ्यास पे आते हैं। प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर में हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न अभ्यास से, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? हाजिरी मीन्स होता है अटेंडेंस। आप क्लास में आते हैं, सबसे पहले आपका अटेंडेंस होता है कि कुल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो इसी तरह से कांजी हाउस में भी अटेंडेंस लिया जाता था। अटेंडेंस इसलिए लिया जाता था, क्यों आवश्यक था? क्योंकि कितने पशु डेली हैं, जैसे मान लीजिए रात में 10 पशु कैद हैं, पकड़े गए हैं। अगर सुबह कोई पशु कम मिलता है तो ये पता चलता है कि वो पशु भाग गया, भागा तो कैसे भागा, या कोई मर तो नहीं गया, कोई भाग तो नहीं गया, कोई कितने छुड़ा के ले जाए गए, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी हाजिरी डेली ली जाती थी। कितने भेड़ थे, कितनी बकरियां थी, कितने घोड़े थे, कितने बैल थे, इस तरह से रोज़ उनका अटेंडेंस दिया जाता था। और इसको आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से नोट बना लीजिएगा, आपको उसका रूपरेखा पता चल गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये मैंने आपको लेसन में भी एक्सप्लेन किया था। छोटी बच्ची कैसी थी? अनाथ थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। अभी भी उसका बचपना ही था, लेकिन उसकी माँ बहुत वो छोटी थी तभी मर गई थी। तो सबसे पहले बात तो वो अपनों से बिछोड़ने का दर्द जानती थी। उसकी माँ उसके पास नहीं थी, और जो गया प्रसाद की पत्नी थी वो उसकी अवहेलना करती थी, उसका अपमान करती थी।
और यहाँ जो बैल आए थे उनके साथ भी वही होता था, उनका अपमान होता था। जो गया प्रसाद के अपने बैल थे उन्हें तो खली और चारे दाने दिए जाते थे, इसको इन लोगों को सूखा भूसा दिया जाता था। तो वो अपनी स्थिति और उनकी स्थिति में सामान्यता पा रही थी कि जैसे हम अनाथ हैं, अपनी माँ से बिछड़े हैं, वैसे ये भी अपने स्वामी से बिछड़ गए हैं। जैसे हमारा अपमान इस घर में होता है, बात बात पे डांट पड़ती है, मार पड़ती है, वैसे ही इन बैलों के साथ होता है। इनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उसके बाद डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है इनको। तो दोनों अपनी और उनकी सामान्यता देख के उनके प्रति उसके मन में प्रेम जागृत हो गया और उसी उनको रोटी खिलाने जाती थी, साम्य भाव पाती थी अपने में और उनके में कि हम दोनों एक ही तरह के हैं। जैसे ये दोनों बैल हैं वैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही दोनों बैल भी हैं, दोनों दुखी हैं। और वो उन्हें रोटी खिलाने जाती थी। तो क्यों प्रेम उमड़ आया, ये आपको समझ में आ गया। इसका आंसर आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य मीन्स होता है नैतिकता। आपके जीवन में नैतिकता का क्या महत्व है, कौन से नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक मूल्य जैसे सबसे पहला हमारे जीवन में जो इस कहानी से आपको समझ में आता है, सबसे पहला नैतिक मूल्य दिखाया गया है मित्र में आपसी घनिष्ठता। आप मित्र के प्रति आप कितना प्रेम, कितना विश्वास रखते हैं। आपने इस कहानी में देखा कि अगर एक मित्र पकड़ लिया गया है, दूसरा मित्र आज़ाद है, लेकिन फिर भी वो भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सच्चा मित्र है। तो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना। दूसरी बात, समाज कल्याण की भावना, दूसरी नैतिक मूल्य इसमें आता है। समाज कल्याण की भावना कहाँ दिखाई देती है आपको? आप देखिए कांजी हाउस में जब दोनों बैल पकड़े गए, ये दोनों खुद नहीं आज़ाद हो पाए क्योंकि इनका एक साथी कैद रह गया, तो दूसरा भागा नहीं। जो पहला मूल्य मैंने आपको बताया, मित्र के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम। और यहाँ दूसरा प्रेम, समुदाय के हित की भावना आ गई, दूसरा नैतिक मूल्य। तो वहाँ क्या कहता है हीरा कि क्या हुआ अगर हम लोग नहीं आज़ाद हो पाए? कम से कम पूरा समुदाय 10 जानवरों का, 12 जानवरों का जो समूह था वो तो आज़ाद हो गया। तो उनके लिए खुशी की बात थी। मेरा हित भले ही नहीं साध्य हुआ, लेकिन समाज का हित हुआ। तो स्वयं के हित के सामने सामाजिक हित को सर्वोपरि रखना, ये भी एक नैतिक मूल्य है। और तीसरा मूल्य आपको दिखाई देगा इसमें नैतिक मूल्य की अब खुद कष्ट सहकर दूसरे को सुखी करना। आप कहानी में पढ़े कि हीरा और मोती जब दोनों बोझ उठाते हैं तो एक दूसरे का यही प्रयास रहता है कि दूसरे के ऊपर कम बोझ हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ढो सकूँ। तो ये क्या है? खुद कष्ट सहना, दूसरों को सुखी रखना, ये भी एक नैतिक मूल्य है। तो इस तरह से आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। इन नैतिक मूल्यों को, जो ये नैतिक मूल्य उभर कर आए हैं, इसमें चौथा नैतिक मूल्य इसमें ये आया है कि स्त्री का सम्मान। जब हीरा कहता है कि मोती बोलता है कि उसको मार गिराऊंगा गया की पत्नी को, तो क्या कहता है हीरा? हीरा कहता है कि स्त्री के ऊपर वार करना हमारा धर्म नहीं है। तो यहाँ स्त्री का सम्मान उभर कर सामने आया है। ये भी हमारे भारतीय समाज का एक नैतिक मूल्य है। तो ये हो गए आपके इस कहानी से जो नैतिक मूल्य, नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, इसको आप करिएगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? रूढ़ अर्थ अर्थात जो मान्यता से बहुत दिनों से प्रचलित आ रहा है, जो आप ग्रामर पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो यही है रूढ़ अर्थ। रूढ़ अर्थ मतलब जो प्रचलित हो, जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, अर्थ हो, जिसका कि इसका मतलब यही होता है, वही रूढ़ होता है, रूढ़ शब्द होता है। यौगिक में आप जानते ही हैं, जो दो शब्दों के योग से बनता है वो यौगिक होता है, और जहाँ रूढ़ और यौगिक मिल के बनते हैं उसे योग रूढ़ कहा जाता है। तो वो तो ग्रामर विषय की बात हो गई। यहाँ देखिए, किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो गधे का रूढ़ अर्थ तो यही होता है कि गधा मीन्स बेवकूफ़।
आप लोग आपस में भी जब बात करते हैं, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, आप समझाते हैं तो आप कहेंगे गधे हो क्या, तो यहाँ गधे का अर्थ मूर्ख से लिया जाता है। लेकिन प्रेमचंद ने अपने लेसन के शुरू में ही गधे का वर्णन किया है। किस अर्थ में किया है कि गधे का जो उसका स्वभाव है वो बहुत सीधा होता है, बहुत ही सहनशील होता है। कितना भी उससे काम लीजिए, बोझ ढुआइए, कुछ भी करिए, वो कभी विद्रोह नहीं करता है। जैसे बैलों ने विद्रोह किया, उनको खाना नहीं मिला, उनसे ज़्यादा काम लिया गया तो विद्रोह किया, लेकिन गधा कभी विद्रोह नहीं करता है। आप कांजी हाउस में भी देखेंगे सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन दोनों गधे खुले होने के बाद भी खड़े रहते हैं। इतनी उनकी सहन शक्ति प्रबल होती है, जबकि वहाँ खाने पीने को नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो भागते नहीं हैं। तो ये उनकी सहन शक्ति हो गई उनका दूसरा गुण। और अपने मालिक के प्रति वफादार, मालिक कितना भी कष्ट दे वो अपने मालिक के घर ही रहता है, ये भी उसकी एक विशेषता होती है। सहन शक्ति आपको पता ही चल गई। और वो न कभी दुखी होता है, न कभी बहुत सुखी होता है। आप कहानी में आपने पढ़ा, कभी भी वो बहुत उत्साहित नहीं होता है, कभी भी बहुत दुखी नहीं होता है। कम खाने को दीजिए, खराब सड़ा भूसा खिलाइए, अच्छा से अच्छा खाना खिलाइए, वो कभी बहुत उत्साहित नहीं दिखाई देगा, कभी बहुत दुखी नहीं होगा, शांत स्वभाव का होता है। तो ये उसके गुण हैं जिसको यहाँ मूर्खता मान ली गई है। प्रेमचंद ने उसको क्या कहा है, उसको संतों का गुण बताया है, जो कि एक संत में जितने गुण होने चाहिए वो उस गधे में गुण होते हैं। तो उसको किस नए अर्थ में प्रयोग किया है, उसके गुणों को संत के अर्थ में उसको संतों का गुण बताया गया है। जितने उसके गुण होते हैं, जिसको समाज में बेवकूफ़ मान लिया जाता है, वो सब क्या किसके गुण हैं, संतों के गुण हैं। तो यहाँ यही आपका आंसर होगा। मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है, संत की ओर। एक बहुत बड़ा महात्मा का, बहुत अच्छे गुणों से युक्त महात्मा की उपाधि दी है उस गधे को। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन आपका आ गया, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती की गहरी दोस्ती आप बहुत जगह इसमें देख चुके हैं। जैसे बोझ एक दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास न करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बोझ खींचना। दूसरा आप मान सकते हैं जब वहाँ मटर के खेत के पास पकड़ लिए जाते हैं दोनों, तो एक पकड़ लिया जाता है, एक भाग चुका रहता है, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है कि मेरा एक दोस्त पकड़ लिया गया है। फिर हीरा और मोती जब काजी हाउस में बंद रहते हैं तो भी एक बंधा रहता है, एक खुला रहता है, लेकिन वो नहीं भागता अवसर होने के बावजूद भी कि मेरा एक मित्र जब नहीं भाग सकता तो मैं क्यों भागूंगा। और सांड के पास दोनों मिलकर वार करते हैं। ये सब उनकी इन घटनाओं से पता चलता है कि दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद और भी तमाम वर्णन है, जैसे एक दूसरे को चाटते हैं, जैसे हम एक दूसरे को सहलाते हैं या थपकी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, चूमते हैं। इन तमाम बातों से उनकी गहरी मित्रता का पता चलता है। तो आज आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।